हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अपनी लाइफ में मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आरबी क्रिएटिव लाइफ इन अफ्रीका। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट न्यू बॉर्न्स केयर। जब बच्चे बर्थ के बाद जो एक न्यू पेरेंट्स होते हैं उनकी क्या तकलीफ़ होती है, उनको क्या इश्यूज़ आते हैं एक न्यू बॉर्न की केयर के लिए, चलिए जानते हैं। ये जो चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे है। मेरा पहला बेबी हुआ है और अब वो 9 मंथ का है। तो जो भी मैं आपको एनालिसिस बता रही हूँ वो मेरे करेंट बच्चे के साथ जो हमने फेस किया है उसके अकॉर्डिंग जो हमने सॉल्यूशंस निकाले हैं, डॉक्टर ने जो हमें सलाह दी है वो मैं इस वीडियो में इंक्लूड करूँगी। तो लास्ट तक बने रहिए। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए क्योंकि मैं एक ही वीडियो में सारे पॉइंट्स कवर करने चाह रही हूँ ताकि आपको और आपके बेबी को कोई तकलीफ़ ना हो और आपको या तो प्रेगनेंसी के टाइम पे ही ये सारी चीज़ें पता हो, अगर नहीं तो आफ्टर बर्थ भी आपको ये पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला मेरा पॉइंट है वो है आई केयर को लेके। एक्चुअली होता क्या है, जब बच्चे बॉर्न होते हैं तो उनका टीयर डक्ट क्लोज होता है और हमारे न्यू बॉर्न को किन्हीं बच्चों को 15 डेज़ में 1 मंथ अप टू 6 मंथ्स ये प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है कि बच्चों की आँख से आंसू निकलना स्टार्ट हो जाता है, उनकी आँख चिपक जाती है रात में, उसमें कुछ येलो येलो कलर का लिक्विड दिखने लगता है और वो स्टिक हो जाता है, वो ईजिली छूटता नहीं है। और हम एज अ पेरेंट्स बिकॉज हमको ये पता नहीं होता तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और डॉक्टर हमें एक सिंपल सा सोल्यूशन बताता है। जो मेरे केस में हुआ है, मैं अपने बेबी को 20 डेज़ के बेबी को डॉक्टर के पास लेके गई थी कि मेरे बेबी को ये प्रॉब्लम आया है। तो डॉक्टर ने उसका सिंपल सा एक सोल्यूशन बताया जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इट इज़ वेरी सेफ़ टू यूज़। और ये टीयर डक्ट का प्रॉब्लम होता है क्योंकि बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनका टीयर डक्ट क्लोज होता है, वो थोड़ा टाइम लगता है ओपन होने में। तो जब वो ब्लॉक हो जाता है उसकी वजह से बच्चों की आँख में आंसू आते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको 2 कॉटन ले रखनी है बिकॉज आप एक कॉटन को जब पानी में डिप करेंगे और बेबी की आई को क्लीन करेंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, हमको लेफ़्ट साइड से उस चीज़ को बाहर खींचते हुए निकालना है क्योंकि वो स्टिक हो चुका है। जो येलो कलर का लिक्विड है वो बेबी के आई पे स्टिक हो चुका है। तो आप उसको हाथ से ना खींचें क्योंकि बच्चे के आई लैशेस को टूटने का खतरा होता है। तो आप एक कॉटन का ठंडे पानी के कपड़े में कॉटन को भिगोइए और उसको लेफ़्ट से राइट को पहले ही क्लीन कर दीजिए। अगर आपके बच्चे के आँख में ये दोनों साइड में प्रॉब्लम आ रही है या एक साइड में भी प्रॉब्लम आ रही है तो एक कॉटन को एक आई में यूज़ करिए, उसको फेंक दीजिए, फिर दूसरा कॉटन लीजिए, दूसरी आई को क्लीन करिए। अपने बेबी की रोज़ इस तरीके से आँखें ज़रूर क्लीन कीजिए अगर आपको दिख रहा है कि आपके बच्चे के पास वो लिक्विड इकट्ठा हो रहा है। जो नेक्स्ट स्टेप है इस चीज़ के लिए, उसमें आपको क्या करना है, आपको बच्चे की आई को मसाज देना है। अब मसाज किस तरीके से देना है वो देखिए। आप अपनी ये 2 फिंगर्स या ये 2 फिंगर्स या ये 2 फिंगर्स जो आपको कंफर्टेबल हो, मैं जनरली ये 2 फिंगर्स यूज़ करती हूँ अपने बेबी के आई मसाज के लिए। मेरा बेबी 9 मंथ्स ओल्ड है और मैंने ये प्रैक्टिस कर रखी है कि एवरी डे जब मैं उसको मसाज देती हूँ तो पहले मैं आई की मसाज से ही स्टार्ट करती हूँ ताकि जो डक्ट की प्रॉब्लम पहले आई है वो नेक्स्ट कभी फ्यूचर में हो ही ना। अगर आपके बेबी को है तो आपको तो ये मल्टीपल टाइम्स अ डे करना होगा, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है तो इट्स बेटर कि आप अपने बच्चे के साथ ये थोड़ा सा मसाज ज़रूर दीजिए। तो आपको करना क्या है कि आपको अपनी फिंगर लेनी है, बच्चों की टीयर डक्ट के ऊपर रखनी है और क्लॉकवाइज इसको रोटेट करना है कम से कम 5 बार, देन 5 बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, एक बार इस साइड से एक बार इस साइड से। और ये आपको कम से कम एक दिन में 5 से 6 बार करना है। अगर आपके बेबी में ये इशू आ रहा है कि बेबी के आँख में टीयर हो रहा है, अपने आप ऑटोमेटिकली आप देखिएगा जब आप 2 से 3 बार की ही मसाज बच्चे की आँख पे दे देंगे तो आपको फ़र्क दिखने लगेगा और ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी 1-2 दिन के अंदर ही। बच्चे की आँख को साफ रखना है, धीरे धीरे उसको मसाज देना है। अब एक जो पॉइंट यहाँ पे बनता है कि आप इतना याद कैसे रखेंगे कि हमें 5 बार मसाज करनी है या कितनी बार आज की मसाज हो गई। तो उसके लिए मेरे पास आपके लिए एक टिप है। आप क्या कीजिएगा, जब जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करते हैं, जब जब ब्रेस्ट फीड करते हैं या फॉर्मूला फीड करते हैं तो उससे पहले या उसके बाद का एक टाइम डिसाइड कर लीजिए। वो आपको एक रिमेंबर रहेगा कि अब मुझे बच्चे का आई का मसाज करना है। तो इसके थ्रू आप अपने बच्चे का शेड्यूल फिक्स करिए विद द मिल्क और आप अपने बच्चे को ये स्टार्ट करिए। तो ये मेरी टिप थी आपको आई केयर से रिलेटेड। नेक्स्ट जो टिप होती है वो विटामिन डी से के लिए होती है। डॉक्टर क्या करते हैं,
जब आपका बेबी बॉर्न हो जाता है तो डॉक्टर आपको सब्सक्राइब करते हैं कि आप 0 जो बच्चा हुआ है 1 मंथ से लेके एटलीस्ट 1 ईयर तक अपने बच्चे को विटामिन डी की ड्रॉप्स दें। ये डॉक्टर इसके लिए प्रिस्क्राइब करते हैं क्योंकि इंडिया का जो कंडीशन है, इंडिया के जो हमारी बॉडी में विटामिन डी ग्रैब्स करने की पावर है वो वेरी स्लो है। हमारी बॉडी जनरली एवरी पर्सन के पास विटामिन डी की डिफिशियंसी होती ही है। तो मदर में अगर डिफिशियंसी होगी तो वो बेबी में जाएगी। तो इस चीज़ को रोटेट करने के लिए, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए डॉक्टर हमारे बेबीज़ को विटामिन डी की ड्रॉप सजेस्ट करते हैं। आप अपने डॉक्टर से पूछेगा, वो आपको बताएंगे 0.5 ml बच्चे को एक दिन में देनी होती है। इंस्टेड ऑफ दिस आप अपने बच्चे को धूप में ले जा रहे हैं, सनलाइट, मॉर्निंग सनलाइट दे रहे हैं, बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। बट प्लीज़ विटामिन डी भी अपने बच्चे को दीजिए। डॉक्टर से ज़रूर पूछिएगा, वो आपको एक प्रिस्क्राइब करेंगे, वो आप अपने बच्चे को दीजिएगा। एंड विटामिन डी इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि 90% ऑफ स्किन प्रॉब्लम, चाहे वो रैशेज़ हो या कोई भी स्किन की कंडीशन हो, एक्जिमा हो, सोराइसिस हो, ये जो सारी कंडीशंस हैं वो विटामिन डी की कमी से ही होती हैं। तो अगर आपकी बॉडी में, आपके बच्चे की बॉडी में इनिशियल टाइम से विटामिन डी का कंटेंट सही पहुंचेगा तो इन फ्यूचर हो सकता है कि आपके बच्चे को कभी कोई स्किन के रैशेज़ या ये सब प्रॉब्लम हो ही ना। तो विटामिन डी की ड्रॉप्स अपने बच्चे के लिए ज़रूर इंक्लूड कीजिए। अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिए अगर आपके डॉक्टर ने इंक्लूड नहीं किया है। नेक्स्ट मेरी जो ट्रिप है बच्चों की ड्रेसिंग को लेके है। एक्चुअली क्या होता है, एज अ न्यू पेरेंट्स हमको ये पता नहीं होता है कि बच्चे को ड्रेसिंग कैसे करना है। अगर गर्मी का सीज़न है तो ड्रेसिंग कैसे करना है, सर्दी के सीज़न में ड्रेसिंग कैसे करना है, अगर बच्चा एसी में सो रहा है, अगर बच्चा कूलर में सो रहा है, अगर बच्चा कार में जा रहा है जहाँ पे एसी चल रहा है, तो ये जो इतना सारा जो उनके लिए क्लाइमेटिक चेंज है उसको हम कैसे करें कि हमारे बच्चे को सर्दी खांसी ना हो, कफ कोल्ड से वो काफ़ी दूर रहे। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप हमेशा ये याद रखिए कि अगर आप 1 लेयर ऑफ क्लॉथ लिए हैं, अगर पहने हुए हैं, तो बच्चे को 2 लेयर्स ऑफ क्लॉथ पहनाइए। फॉर एग्जांपल, अगर गर्मी का सीज़न है, आपने टी शर्ट डाल रखा है, तो बच्चे को कम से कम अंदर एक टी शर्ट डालिए और ऊपर से भी एक चीज़ से कवर करिए। चाहे वो 2 टी शर्ट हो, एक अंदर हो और एक बाहर हो, लेकिन 2 लेयर्स पे करिए हमेशा। इन द सेम सिचुएशन अगर बच्चे को आप एसी में ले जा रहे हैं और अगर आप 1 लेयर हैं तो बच्चे को 2 लेयर करिए। अगर आप खुद 2 लेयर के सेट ऑफ पहने हैं बिकॉज थोड़ी सी सर्दी है तो बच्चे को 3 करिए। इन द सेम अगर आपकी सर्दी है तो बच्चे को हमेशा याद रखिए, अगर आप एक स्वेटर पहने हैं तो बच्चे को सबसे पहले सिंगलेट पहनाएं, उसके बाद एक पतला सा इनर पहनाएं और उसके बाद स्वेटर पहनाएं। ये बेस्ट वे है बच्चों को प्रोटेक्ट करने का। और कभी भी अगर आप अपने बच्चे को एसी में या कूलर में लेके जा रहे हैं, प्लीज़ सॉक्स ज़रूर पहनाएं क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस अगर कफ एंड कोल्ड होता है तो बच्चे को वो पैर के जो उनका पाम होता है उसके थ्रू ही बॉडी में एंटर करता है। तो प्लीज़ अपने बच्चों को मेक श्योर करें सर्दी में, बारिश में अपने बच्चे को सॉक्स पहना के ज़रूर रखें क्योंकि वो न्यू बॉर्न है, उसके लिए क्लाइमेटिक जो वार्म के अंदर था वो काफ़ी गर्म होता है एज़ कम्पेयर टू हमारे बाहर के माहौल से। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा ड्रेसिंग से रिलेटेड। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं हेल्प करूँगी आपकी मदद करने की। जो नेक्स्ट मेरा टिप है वो है डाइपर को लेके। अब ये बहुत सारा ओपिनियन है डिफरेंट लोगों का। कुछ लोग प्रेफर करते हैं डाइपर में रखना, कुछ लोग नहीं प्रेफर करते डाइपर में रखना। तो ये आपका अपना पर्सनल चॉइस है कि अगर आप अपने बच्चे को डाइपर में रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। अगर बात करते हैं मैं अपनी बेबी की, तो मैं अपने बेबी को 15 to 16 आवर्स डाइपर में रखती हूँ ताकि वो अच्छे से स्लीप कर सके। अगर वो अच्छे से सोएगा तो उसका डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा होगा। और 5 to 6 आवर्स हम ट्राई करते हैं कि हम उसको नॉर्मल पैंटीज़ में रखें, थोड़ा सा उसको खुला रखें ताकि उसको कभी भी रैशेज़ की या स्टेप का कोई प्रॉब्लम हो नहीं। मेरे बेबी में कोई भी डाइपर रैश की प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई है। मुझे कोई क्रीम्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हम पूरा अच्छे से उसका हाइजीन मेंटेन करके रखते हैं। तो अगर आप डाइपर अपने बेबी को यूज़ करना चाहते हैं, आप बिल्कुल यूज़ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई भी कुछ नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि बच्चे ट्रेनिंग नहीं सीखते, बच्चे सब ट्रेनिंग सीखते हैं, थोड़ा उनको टाइम दीजिए समझने का। नेक्स्ट जो मेरी ट्रिप है वो है मसाज ऑयल से रिलेटेड। ओके, तो ये हमारे जैसे बड़े बुजुर्ग हमको बोलते हैं और जो हम देखते हुए आए हैं वो ये है कि मस्टर्ड ऑयल इज़ द बेस्ट फॉर मसाज ऑयल। आप अपने बेबी को मसाज ऑयल से जो मसाज करनी है वो मस्टर्ड ऑयल से करिए, स्पेशली न्यू बॉर्न बेबीज़। अगर आपका बच्चा 6 मंथ से ऊपर है तो इट्स ओके कि आप एक बार मस्टर्ड ऑयल से अपने बेबी को मसाज कर सकते हैं अगर आपके डॉक्टर रिकमेंडेड कर देते हैं तो। अगर न्यू बॉर्न है तो प्लीज़ मस्टर्ड ऑयल से थोड़ा सा दूरी बना के रखिए क्योंकि
क्या होता है, मस्टर्ड ऑयल इतना तेज़ ऑयल होता है, आप कभी गैस पे भी उसको रखें तो हम उसको 5-10 मिनट्स वो करने देते हैं ताकि उसका जितना भी तेज़पन है वो निकल जाए। अब होता क्या है, जब ये सेम ऑयल अपने बेबी की बॉडी पे अप्लाई कर देते हैं तो समटाइम्स उसकी बॉडी में रैशेज़ होने लगते हैं, रेड 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 करके दाने निकल आते हैं। आप परेशान होते हैं कि मैंने तो सारी चीज़ें फ़ॉलो करी है, मेरे बेबी ने मैंने ऐसा क्या गलत खाया है कि जो मेरे बेबी में प्रॉब्लम हो रही है, या बच्चे को ये जो एलर्जिक इश्यू हो रहे हैं ये किस वजह से हो रहे हैं। और डिटेक्शन में ये सबसे लास्ट में आता है कि ये मसाज ऑयल की गलती है। तो हमेशा डॉक्टर मना करते हैं कि कम से कम 6 मंथ तक के बेबी को आप वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ कीजिए। आप नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, ऑलिव ऑयल है, बादाम ऑयल है, आप कोई भी ऑयल से अपनी बेटी की मालिश कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि मस्टर्ड ऑयल एटलीस्ट 6 मंथ तक यूज़ ना करें ताकि बच्चे में कोई भी एलर्जिक स्किन से रिलेटेड ना हो। जो नेक्स्ट मेरी ट्रिप है वो है 6 महीने तक बेबीज़ को डॉक्टर पानी पीने से मना करते हैं। उसका रीज़न साइंटिफिक है, तो प्लीज़ अपने बच्चे को ध्यान रखिए कि अपने बच्चे को कोई वाटर नहीं दें। जो मिल्क ब्रेस्ट फीड होता है उसमें बहुत सारा वाटर होता है, जो आप फार्मूला मिल्क देते हैं ऑलरेडी आप उसमें वाटर मिला के देते हैं उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए। तो प्लीज़ ये चीज़ मेंटेन करें कि अपने बच्चे को 6 मंथ तक कोई वाटर ना दें। 6 महीने के बाद जब आपका बेबी जब फूड स्टार्ट करेगा, जब हमें फूड उसको देना पड़ेगा, तब हम ऑटोमेटिकली उसको पानी देंगे ताकि उसको वो हेल्प कर सके। अदरवाइज़ जो ब्रेस्ट मिल्क में है, फार्मूला मिल्क तक है 6 मंथ तक, उनको कोई नीड नहीं होती कि आप एक्स्ट्रा वाटर उनकी बॉडी को प्रोवाइड करें। जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है हनी को लेकर। इसमें बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। बहुत से पहले के लोग क्या करते थे, बच्चा होता था उसको हनी चटा दिया करते थे। ये बच्चे के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। बच्चे की बॉडी अभी इतनी अडेप्टिव नहीं है कि वो हनी वगैरह ले सके, और इसका कुछ साइंटिफिक ऐसा रीज़न है कि बाद में बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज़ कोशिश करिएगा 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क या फार्मूला मिल्क पे रखें, कोई हनी कोई वाटर अपने बेबी को ना दें। अगर कोशिश कर सकते हैं तो 6 महीने के बाद भी अगर डॉक्टर आपको अलाउ कर देते हैं, वैसे डॉक्टर हमेशा मना ही करते हैं कि हनी आप अपने बच्चे को 1 ईयर तक बिल्कुल ही पी ना दें, लेकिन लोग टीचिंग के लिए बच्चों को हनी लगाना स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करिए 6 महीने तक अपने बच्चे को प्लीज़ ये सब चीज़ें बिल्कुल भी ना दें, जब तक उनकी बॉडी एडेप्टिव नहीं होती हमारे एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग चीज़ें ग्रैस्प करने की। जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है बेबी प्रोडक्ट्स को लेके। अब ये एक इतना वाइड रेंज ऑफ टॉपिक है, इतने सारे बेबी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है। कौन सा प्रोडक्ट मेरे बेबी के लिए सूटेबल है ये पता करना, क्योंकि सब क्लेम करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है। तो इसके लिए मेरे पास सिर्फ आपके लिए ये टिप है कि अगर आपके बच्चे में कोई एलर्जी की इशू नहीं है, कोई भी एलर्जिक इशू नहीं है, तो आप एक प्रोडक्ट लीजिए, उसी के सारे प्रोडक्ट यूज़ करिए। लाइक इफ़ अगर आपको पाउडर यूज़ करना है, अगर आपको क्रीम यूज़ करना है, लोशन यूज़ करना है, अगर आपको सोप यूज़ करना है, एक कंपनी का लीजिए और अपने बच्चे को यूज़ कीजिए। अगर आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसको कंटिन्यू करें। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगती है कि बेबी की स्किन में मुझे कुछ फ़र्क दिख रहा है, बेबी की स्किन ड्राई हो रही है, तो आप नेक्स्ट प्रोडक्ट पे स्विच करें। लेकिन 100% कि आपके बेबी को क्या सूट करेगा ये कोई नहीं बता सकता, ये आपको सिर्फ टेस्ट एंड ट्रायल करके ही पता चलेगा। जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है अम्बिलिकल कॉर्ड को लेके। अम्बिलिकल कॉर्ड वो नाल होती है जो बच्चे के जन्म के बाद डॉक्टर उसमें क्लिप लगा के आपको दे देता है। अब होता क्या है, क्योंकि डॉक्टर बोलता है कि उसको आप टच नहीं करिएगा, ये अपने आप 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद अपने आप ये चीज़ गिर जाएगी। तो आपको इस चीज़ में क्या सावधानी रखनी है वो मैं बता रही हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो उस अम्बिलिकल कॉर्ड को आप फालतू भी चीज़ उसको टच ना करें। पहली चीज़, अब उसमें पानी ना लगने दें, उसको गीला ना होने दें। जब बच्चों की आप ड्रेसिंग भी करें तो इस तरीके से ड्रेसिंग करें ताकि वो अम्बिलिकल कॉर्ड को टच ना करे, ताकि उसके निकलने के चांसेस ना हो, क्योंकि उसको अपने आप से निकलना है। अगर आपने किया तो हो सकता है कि उसमें इन्फेक्शन पैदा हो जाए। तो वो 10 दिन अकॉर्डिंग हर बेबीज़ का अलग अलग होता है। मेरे बेबी का 16th डे पे जाके वो अम्बिलिकल कॉर्ड अपने आप ही गिर गई थी। तो आप कोशिश करिएगा कि अपने बच्चे को इस तरीके की क्लॉथिंग पहनाएं, इस तरीके, ताकि उसको एक वो चीज़ टच ना करे, आप उसको गीला नहीं करें। नहलाएं भी तो इस तरीके से नहलाएं कि वो अम्बिलिकल कॉर्ड को जो ड्राई ही रहने दें, उसको वो गीला ना होने दें। अब यहाँ पे मेरे लिए आपके पास एक टिप है कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपके बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड उस पर अटैच है और बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है बच्चों को कपड़े पहनाना और कपड़े उतारना, तो आप अपने बच्चों की ड्रेसिंग का जो शर्ट या जो भी चीज़ खरीदें वो उस तरीके से खरीदें जिसके बटन लेफ़्ट या राइट साइड में हो, ना कि सेंटर में। अगर सेंटर में बटन होंगे तो वो आपके बच्चे के अम्बिलिकल कॉर्ड को हो सकता है परेशान करें, डिस्टर्ब करें और निकलने के भी चांसेस हैं। तो ऐसे
क्लॉथिंग खरीदें, देख के खरीदें जिनके बटन्स या तो लेफ़्ट हो या तो राइट हो, ताकि आपका बेबी ईज़िली उसको पहनने में और उतारने में ईज़ी हो। जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है नोज़ को लेके। जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है नेज़ल क्लियर। आपके बच्चे के नोज़ का समटाइम्स क्या होता है, आप सर्दी में बच्चे को सुला रहे हैं या बच्चे को हल्की सी सर्दी हो रही है तो उनका जो जो नोज़ होता है वो ब्लॉक हो जाता है। अब बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होती है, तो इस चीज़ में आप सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं, जो आपके डॉक्टर्स भी रिकमेंडेड करते हैं और आप इजीली उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, वो है नोज़ल क्लियर। ये एक तरीके का सलाइन वाटर है, नमक पानी का घोल जैसा होता है इसके अंदर। आप अपने बच्चे को सिंपल 1 ड्रॉप यहाँ पे डाल दें तो उनकी जो नोज़ है वो क्लियर हो जाती है और जो भी म्यूकस है वो यहाँ पर आके सेट हो जाता है। आप उसको ईज़िली क्लीन कर सकते हैं किसी कॉटन से। किसी प्लीज़ उंगली डालने की कोशिश अपने बच्चे के नाक में ना करिएगा। और अपने एक बार डॉक्टर से, वैसे तो ये फार्मेसी पे मिल जाता है, 35-36 रुपीज़ का होता है, बहुत ही सस्ता होता है। तो ये अपने बच्चे की नोज़ क्लियर करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ़ है। क्योंकि हम बड़े लोग जब हमारे नाक में कुछ दिक्कत होती है तो हम क्या करते हैं, गरारे कर लेते हैं, जो गर्म पानी और नमक का घोल होता है। बच्चा इतना छोटा है कि वो ये सब चीज़ नहीं कर सकता, तो सेम ये सलाइन वाटर उसकी नाक में जाके गले में उसको आराम करता है, उसका पैसेज क्लियर कर देता है। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं अगर आपके बेबी को सर्दी हो रही है या नाक उसका ब्लॉक हो रहा है। जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो गैस को लेके है। बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं वो जनरली मिल्क पे रहते हैं, तो जब मिल्क पीने से बच्चों को समटाइम्स क्या होता है, गैस होती है और हमें पता नहीं चलता, हमारा बेबी बहुत छोटा होता है। तो उस केस में क्या होता है, बच्चे सिर्फ क्राई 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 कर रहे हैं और दूध भी नहीं पी रहे हैं, तो एज अ न्यू पेरेंट हमें समझ नहीं आता कि बच्चे को हो क्या रहा है। तो उस केस में क्या करिएगा आप, सबसे पहले तो हींग लेके अपने बच्चे के नाभि के आसपास के एरिया पे लगा के देखिए, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा है तो इससे उन बच्चों को आराम मिल जाता है। कुछ नहीं करना है, 1 चम्मच हल्का गुनगुने पानी में, 1 चम्मच पानी में ज़रा सी हींग डाल के अपने बेबी के जो पेट का एरिया है उस पे लगा के देखिए, अगर आराम मिल जाता है। अगर नहीं मिल जाता है तो आप अपने डॉक्टर से इस टाइप का एक कॉलिक एसिड ले सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ईज़ी टू यूज़ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने डॉक्टर को जब बताएंगे कि मेरे बच्चे को गैस की प्रॉब्लम है तो ये वो एक दे देगा मेडिसिन, और ये बहुत यूज़फुल है। अगर बच्चे को गैस हो रहा है, अगर आपका बच्चा बहुत अनईज़ी हो रहा है तो ये आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। ओके, जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है नेल्स को लेके। जो हमारे न्यू बॉर्न्स होते हैं, जब वो बॉर्न होते हैं तो उनके नेल्स काफ़ी बड़े होते हैं, या जनरली भी उनके जो नेल्स होते हैं वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। लाइक अगर हम अपने वीकली या 2 वीक्स में नेल्स कट करते हैं तो जो बच्चों के नेल्स होते हैं वो 2-3 डेज़ में हमको कट करना पड़ता है। तो बेबी के लिए आप प्रॉपर एक नेल कटर की किट आती है, शायद 130-140 रुपीज़ की आती है, उसमें उनके सारे टूल्स होते हैं। वो एक छोटा सा नेल कटर के साथ आप हमेशा हैंडी रखिए। जब भी आपके बेबी का आपको लगता है कि नेल्स बड़ा हो रहा है, प्लीज़ प्रॉपर टाइम पे उसको कट ज़रूर करिए। जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है बर्प को लेके। आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है या फॉर्मूला मिल्क कर रहा है, बर्प दिलाना, डकार दिलाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चे को ढंग से डकार दिलाते हैं और बच्चा हर खाने के बाद, हर फीड के बाद डकार लेता है, तो बहुत चांसेस हैं कि उसको गैस की प्रॉब्लम नहीं होती। तो ब्रेस्ट फीड जो कर रहे हैं उनके लिए मेरी ये सलाह है कि आप अपने एक ब्रेस्ट से अपने बेबी को जब दूध पिला देते हैं तो उसके बाद बर्प कराइए, फिर नेक्स्ट ब्रेस्ट पे स्विच करिए। और जो लोग फॉर्मूला फीड करा रहे हैं तो कोशिश करिए, अगर आप 30 ml का बेबी को मिल्क दे रहे हैं और बेबी बहुत छोटा है तो 15 ml के आसपास स्टॉप करिए, उसको बर्प करिए। चाहे बर्प आप ऐसे कर सकते हैं या अपने पैर पे लेटा के बर्प कर सकते हैं, जैसे आपका बच्चा कंफर्टेबल हो आप उसको वैसे बर्प कराइए, ताकि आपके बच्चे को वो जो पचाने की प्रोसेस है उसमें कोई दिक्कत ना आए, और इससे बच्चों को शायद हिचकियाँ भी नहीं आती हैं। जो मेरी जो नेक्स्ट है वो बच्चों के क्लॉथ को वॉशिंग से लेके रिलेटेड है। एक्चुअली क्या होता है, हमारे न्यू बॉर्न्स इतने सेंसिटिव होते हैं हर चीज़ के लिए, तो हम जब उनके कपड़े धुलते हैं तो हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए। हमें एक अच्छे सॉफ्ट डिटर्जेंट में अपने बच्चे के कपड़े धुलने चाहिए। कपड़े धुलने के बाद उसको गर्म पानी में डाल के, डेटॉल या डिसइंफेक्टेंट डाल के हमें उसको एक बार रिंस करना चाहिए। उसके बाद हमें बाहर सनलाइट में ही बच्चों को कपड़े सुखाने चाहिए। कोशिश करिएगा हमेशा सनलाइट में बच्चों को कपड़े सुखाएं, धूप में बच्चों के कपड़े सुखाएं, घर के अंदर ये ना सुखाएं, ताकि अगर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल लेस हो जाएं। और उसके बाद जब आप बाहर अपने कपड़े सुखा लेते हैं अपने बच्चों के, तो कोशिश करिए
कोशिश क्या, हमेशा ट्राई करिए कि अपने बच्चों को हमेशा आयरन किए हुए ही क्लॉथ्स पहनाएं। समटाइम्स क्या होता है, सनलाइट में बाहर धूप में कपड़े टंगे हुए हैं, कभी उनमें चींटी घुस जाती है या कोई इंसेक्ट घुस गया, और आपने सेम कपड़ा अगर बच्चे के ऊपर पहना दिया और बच्चे को उसने काट लिया, कुछ इन्फेक्शन हो गया, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमेशा कोशिश करिए कपड़े धुलिए, डेटॉल से उसको प्रॉपर तरीके से वॉश करिए, धूप में सुखाइए, उसके बाद आयरन करिए और अपने बच्चे को पहनाइए। जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है फीडिंग बॉटल से रिलेटेड। अगर जो बच्चे मदर का मिल्क लेते हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन जो ब्रेस्ट फीड नहीं करते बच्चे, जो फॉर्मूला फीड पे होते हैं, तो उनकी बॉटल्स को स्टरलाइज ज़रूर करिए। हमेशा कोशिश करिए कि गरम पानी से ही बच्चे की बॉटल को धुलें लिक्विड सोप डाल के, और 2-3 डेज़ में कोशिश करें कि गर्म पानी में बच्चों की बॉटल को स्टरलाइज़ भी ज़रूर करें। गर्म तपेला लें, पानी ऑन कर दें, डिटर्जेंट डालें और वो डाल के 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें पूरी बॉटल को खोल के। तो उससे क्या होगा, बॉटल स्टेरलाइज़ हो जाएगी अगर आपके पास स्टेरलाइज़र नहीं है तो। एंड नेक्स्ट मेरी जो टिप है वो है मिटेंस को लेके। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे के नाखून बड़े हो रहे हैं तो नाखून कट करने की तो कोशिश करते नहीं, क्योंकि बच्चा इतना छोटा है, लोग डरते हैं। तो बच्चे को क्या कर देते हैं, मिटेंस पहना देते हैं, जो बच्चों के जो ग्लव्स टाइप के आते हैं। कभी भी ऐसा नहीं करिए, अपने बच्चे को ग्लव्स पहनाना है, मिटेंस पहनाना है, बिल्कुल आप मिटेंस पहनाइए। जब आप बाहर जा रहे हैं, सर्दी है, कोशिश करिए अपने बच्चे को मिटेंस पहनाइए, लेकिन घर में उसको फ्री छोड़िए। अगर आप उसके नेल्स कट कर देंगे तो वो अपने आप को स्क्रैच नहीं करेगा, और जितना वो अपने हाथ पैरों को मूव करेगा, ये उनके लिए उस टाइम का माइलस्टोन होता है। ये उनका ग्रोथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसको आप प्लीज़ स्टॉप ना करें। अपने बच्चे को कोशिश करें कि फ्री मूव करने दें। जो मेरा नेक्स्ट टिप है अब वो है स्ट्रोक बाइट को लेके। होता क्या है, जब बच्चे बॉर्न होते हैं तो इट्स नॉट अबाउट कलर की कलर, लेकिन ये देखा गया है कि जो बच्चे थोड़े ज़्यादा गोरे होते हैं उनको स्ट्रोक बाइट का प्रॉब्लम होता है। अब स्ट्रोक बाइट कुछ नहीं होते, रेड कलर के कुछ निशान होते हैं जो आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। 5 से 6 निशान होते हैं स्ट्रोक बाइट के। आप चाहोगे तो मैं फ़ोटो लगा दूंगी ताकि आपको पता चल जाए व्हाट इज़ स्ट्रोक बाइट। तो इससे भी बहुत पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि ये मेरे बेबी को क्या हो गया, ये 5-10 दिन पहले तो नहीं था, ये अभी कैसे निकल आया। तो इस केस में बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये हर बच्चे को नहीं होता, लेकिन जिन बच्चों को भी होता है, मेरे बेबी को था, 6 महीने तक रहा, 6 महीने बाद अपने आप चला गया। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, ये क्वाइट नॉर्मल है बहुत, और इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये किसी बच्चों को होता है, किसी बच्चों को नहीं भी होता है, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो मेरी अगली टिप है वो है बच्चों के सॉफ्ट हेड को लेके। हमारे जब बच्चा बॉर्न होता है तो बच्चे के या तो ये वाला पार्ट या तो पीछे वाला पार्ट बहुत ही सॉफ्ट होता है। आप उसको दबाओगे तो वो दब के देखेगा। तभी लोग बोलते हैं कि अपने बच्चे को ध्यान रखिए, गिरने नहीं देना, क्योंकि वो बच्चे का जो पार्ट है वो बहुत सॉफ्ट है। तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो जब भी आप अपने बच्चे को मालिश करें तो वो जो ऑयल से जिसको आप मालिश कर रहे हैं उसको जनरली ऐसे हल्का टैप कर दीजिए। आप देखेंगे 1-2-3 मंथ्स के अंदर वो पार्ट आपका हार्ड हो जाएगा और आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल। ये एक प्रोसेस ही है उनकी जो डेवलपमेंट के थ्रू होनी है, क्योंकि ये पार्ट सॉफ्ट होना और पीछे का पार्ट सॉफ्ट होना उनका बर्थ का एक प्रोसेस है। क्योंकि अगर आपका बेबी नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू आएगा तो हेड को थोड़ा सा एडजस्टेबल हो, इस तरीके से भगवान ने बनावट की है। तो आफ्टर 2-3 मंथ्स वो हार्ड हो जाएगा, तो उसके लिए आप परेशान नहीं होइएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई चीज़ मिस कर दी गई है तो आप प्लीज़ अपने वीडियो के थ्रू, अपने कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।